नमस्कार, न्यूज इंडिया 24/7 के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये बेहद खास कार्यक्रम है आज के बजट पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 5वां बजट पेश कर दिया। उसमें तमाम तरह की बातें हैं, तमाम ग्रुप्स को, सभी लोगों को शामिल करने की कोशिश की गई है। कुछ लोगों ने इसे चुनावी बजट कहा है तो कुछ ने कहा नील बटा सन्नाटा। सबसे बड़ी खबर जो यहाँ पर मिली बजट में वो थी मिडिल क्लास के लिए, जो इनकम ग्रुप है 7 लाख का, वहाँ पर उसे इनकम टैक्स को राहत दे दी गई है। 7 लाख रुपए तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ये एक बड़ी राहत है। इसके अलावा तमाम क्षेत्रों में काम किया गया। महिला सम्मान के लिए एक महिला सम्मान पत्र की घोषणा की गई और साथ ही उनको बचत के लिए एक बड़ा मौका दिया गया है कि उन्हें 7.5% की ब्याज दर से बचत कर सकेंगी 2.5 लाख रुपए तक पर। तो इसके अलावा किसानों की बात हुई है, इंडस्ट्रीज की बात हुई है, एमएसएमई की बात हुई है। एक बात और, जब मिडिल क्लास और गरीबों की बात हो रही हो तो ध्यान रखिए कि हिंदुस्तान का जो अपर क्लास है उसका भी वित्त मंत्री जी ने ध्यान रखा है। और जो हमारे सुपर रिच लोग हैं उनका जो सरचार्ज था बजट का 37%, उसको घटा दिया गया है। 7.5% की उसमें कमी की गई है। तो सब ग्रुप्स का ध्यान रखा गया है और इसीलिए शायद कुछ लोग कह रहे हैं कि ये चुनावी बजट है। वैसे भी लोग चर्चा कर रहे हैं 2024 के आम चुनाव की, लेकिन इस साल याद रखिए 2023 में 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और सरकार ने अगर फैसला कर लिया तो जम्मू कश्मीर सहित 10 राज्यों के चुनाव होंगे। इस सब पर चर्चा करेंगे मेरे खास सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी, जो बजट की एक एक घटना पर, एक एक खबर पर नजर रखे हुए थे, उनसे हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत साहब भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और रेल मंत्री भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ। मेरे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मेरी वरिष्ठ सहयोगी प्रीति चौहान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। न्यूज एडिटर आशिफ इकबाल साहब हमारे साथ हैं और हमारे स्पोर्ट्स एडिटर रवीश बिष्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर आदमी अपने नज़रिए से इस बजट को कैसे दिखता है, इस पर चर्चा करेंगे। प्रीति, आपका क्या कहना है इस बजट पर? देखिए सर ने बिल्कुल, विजय जी ने बिल्कुल सही कहा है कि हर आदमी अपने अपने नज़रिए से इस बजट को देख रहा है, क्योंकि आम बजट है और आम लोगों के लिए बजट है। चुनावी बजट कहा गया क्योंकि इसी साल 9 राज्यों में चुनाव है, अगले साल लोकसभा चुनाव है और ऐसे में कैसे जनता को साधा जाए, ये बड़ा ही केंद्र में रखकर इस बजट को तैयार किया गया है। महिला सम्मान पत्र की बात की गई सर, वंचितों के लिए, वरीयता के लिए, वंचितों को वरीयता दी जाए, उसके लिए बात की गई। तमाम ऐसी बड़ी बड़ी चीजें रही हैं जिनके लिए आज काफी जो बजट है उसको एलोकेट किया गया है। बिल्कुल, इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। रवीश भी हमारे साथ हैं, लेकिन अभी हम रुख कर लेते हैं हरीश रावत का, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तराखंड के। और हम इसलिए ये बात पे जोर दे रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि विजय जी जानते होंगे, रवीश भी और आप भी, कि वो किस तरीके से तमाम चीजों को बहुत ही संजो के रखने वाले व्यक्ति थे। सबसे पहले आपका रिएक्शन हरीश जी, बहुत शानदार बजट है, ये अमृतकाल का बजट है। ये अमृतकाल का बजट भले ही हो, कालखंड को कोई बदल नहीं सकता, मगर ये बजट जो है एक खाली लिफाफा है जिसको हवा देकर के फुलाया गया है। इसमें वस्तुतः जो सवाल देश के सामने हैं, बेरोजगारी का, बढ़ती हुई महंगाई का, ये उसको एड्रेस करने की कहीं भी कोशिश नहीं कर रहा है। जो अर्थव्यवस्था में असमानता है, एक तरफ कुछ चंद बहुत अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो निम्न श्रेणी में लोग हैं वो उनकी जेबों से ज्यादा पैसा निकल रहा है जी। और इसमें जो बुनियादी सेक्टर है, हेल्थ का सेक्टर है, उसमें स्पेंडिंग 0.5 पॉइंट घटाई गई है। एजुकेशन में नई एजुकेशन पॉलिसी के चैलेंजेस के बावजूद भी इन्होंने स्पेंडिंग घटाई है, मनरेगा में घटाई है। सोशल सेक्टर बिल्कुल इग्नोर हुआ है। चंद जुमलों के लिए कहीं महिला सम्मान की बात कह दी गई, कहीं और बातें कही गई हैं। अब अंदाज लगाइए, एक तरफ निम्न मध्यम वर्ग को और सैलरीड क्लास को 6 साल के बाद इन्होंने थोड़ा सा कंसेशन दिया है, जो छूट है आयकर लिमिट में, उसको बढ़ाया है। और दूसरी तरफ जो पूंजीपति वर्ग है, जो धनाढ्य वर्ग है, उसको इसमें बहुत बड़ी छूट दी गई। जो हाईएस्ट स्लैब में लोग हैं उनके ऊपर जो
टैक्स का भार है उसको बहुत घटाया गया है। तो ये स्पष्ट करता है कि सरकार का झुकाव निम्न मध्यम वर्ग, गरीब और किसानों की तरफ नहीं है। जी किसानों रावत की साहब आय एक बात समझना चाहता हूँ। रावत साहब आपने ये कहा, बजट- रावत साहब आप वैसे तो उन माहिर नेताओं में से हैं जो लिफाफा देखकर मजमून को भाप लेते हैं। आपने लिफाफे का जिक्र किया, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने कहा बेरोजगारी की बात। तो प्रधानमंत्री कौशल योजना को जिस तरह से रीडिजाइन किया गया, विश्वकर्मा को बात की गई है, वो बेरोजगारी को खत्म करने का एक बड़ा हिस्सा हो सकती है मेरे ख्याल से। एमएसएमई में जिस तरह से काम किया गया और 95% जो डिफॉल्टर का पैसा है वो वापस देने की बात की गई है। आपने मनरेगा की बात की, आप तो केंद्र में मंत्री रहे हैं, आपकी सरकार के वक्त में मनरेगा बनी है, उसके प्लान में किस तरह से होता है? उसमें यह है मनरेगा के बजट में कि जब जरूरत हो उसका पैसा बढ़ाया जा सकता है। तो ये कहना कि मनरेगा में पैसा कम किया गया, जी मैं आपको भी रोक रहा हूं और हरीश जी आपको भी रोकूंगा। हम लोग फिर आपसे चर्चा कर रहे हैं और चर्चा की शुरुआत रखी हमने, बृहद चर्चा होना है क्योंकि आपसे बेहतर उत्तराखंड को और आपसे बेहतर देश को कोई नहीं जानता। हम सीधे रुक कर रहे हैं अपने रिपोर्टर और दिल्ली ब्यूरो चीफ गौरव मिश्रा का, जो गौरव मिश्रा इस वक्त भारत के रेल मंत्री के साथ मौजूद हैं। सुपर एक्सक्लूसिव। सीधे गौरव पूछिए रेल मंत्री को कि कितना शानदार बजट रहा ये। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आसिफ जी। इस वक्त मेरे साथ देश के रेल मंत्री न्यूज़ इंडिया पर एक्सक्लूसिव मौजूद हैं और जिस तरीके से ये पूरा बजट था, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को पेश किया, लोगों को बहुत सारी उम्मीदें इससे थी। अब हम मंत्री जी से ही जानेंगे दरअसल रेल को क्या मिला, क्योंकि बेहतर तरीके से जो जानकारी है आम जनता तक वो मंत्री ही जी दे पाएंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर न्यूज़ इंडिया पे। और अगर देखा जाए 2013-14 की हम बात करें तो 9 गुना ज़्यादा बजट इस बार रेलवे को मिला है। कितना ज़्यादा ये फायदेमंद होगा और किन किन सेक्टरों में हम इसका उपयोग कर रहे हैं? मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ऐसे विजनरी बजट के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। इस बजट से रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत मैसिव तेजी आएगी, पैसेंजर एमिनिटीज़ में बहुत मैसिव तेजी आएगी। आपने देखा अमृत भारत स्टेशन स्कीम में 1275 बड़े से बड़े स्टेशन से लेके छोटे स्टेशन, मीडियम साइज़ के स्टेशन, सारे स्टेशंस को रीडेवलप किया जाएगा इस साल में। और जो वंदे भारत ट्रेन जिस तरह से पैसेंजर्स का रिस्पांस है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस है, उसका प्रोडक्शन रैंप अप किया जाएगा। 3 और जगह है, सोनीपत में, लातूर में और रायबरेली में, तीनों जगह वंदे भारत ट्रेन्स का मैन्युफैक्चरिंग चालू होगा। बहुत ही रैपिडली लॉन्च होगा। नए मॉडल्स बनेंगे वंदे मेट्रो के, जो कि रीजनल एरिया के लिए। पीएम साहब ने कहा कि बड़े शहर के आसपास के जो छोटे हैबिटेशंस हैं उनको रैपिडली कनेक्ट करने के लिए वंदे मेट्रो का एक कॉन्सेप्ट बन रहा है। इस साल वो भी निकलेगा। दिसंबर 23 तक हाइड्रोजन ट्रेन, जैसा कि बजट में कहा गया था, ग्रीन ग्रोथ। सर वंदे मेट्रो की हम बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। आसान शब्दों में अगर लोग इसे समझें कि मेट्रो से सफ़र सब लोग करते हैं, वंदे मेट्रो जब रेलवे अपने तरफ से लेकर के आ रहा है तो किस तरीके से उसका विस्तार करेगा, शहरों को उसका क्या फ़ायदा मिल रहा है? वंदे मेट्रो का कॉन्सेप्ट आसान तरीके से अगर समझे तो इस तरह से है कि रेलवे की पटरियों पे, एग्जिस्टिंग पटरियों पे मेट्रो की जैसी गाड़ी चले। उसमें क्या होगा कि मान लीजिए जैसे दिल्ली है, दिल्ली और फरीदाबाद आसपास बिल्कुल छोटे छोटे कम डिस्टेंस पे, तो दिल्ली से फरीदाबाद प्रैक्टिकली जैसे एक तरीके से मर्ज्ड है ये सिटीज़, तो कैसे रैपिडली आ सके, कितनी तेज़ी से जा सके। मेट्रो देश में कई जगह बन रहा है, दुनिया का सबसे वन ऑफ द लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इंडिया बन रहा है। मेट्रो शहर के अंदर वाले हिस्से को कवर करता है। अगर शहर के बाहर जो आसपास के शहर से 30-40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर जो एरियाज़ हैं उनको कवर करने के लिए वंदे मेट्रो का डिज़ाइन हुआ है। हम अगर बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन पे भी हम ट्रेन चलाने की तरफ बढ़ रहे हैं सर। खास करके अगर हम देखें कुछ कारें तो अभी नितिन गडकरी जी ने चला के भी दिखाया कारों को। ट्रेन को अगर हम कहें तो किस तरीके की तैयारी है आने वाले दिनों में, कब हम इसको कर पाएंगे? बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होती है ट्रेन की और बहुत हाई हॉर्स पावर का उसमें रिक्वायरमेंट होता है। कैसे उसको इंडिया में डिज़ाइन करें, ऐसा पीएम साहब ने टारगेट दिया। जब प्रधानमंत्री जी ने टारगेट दिया, आसान था कि अगर हम किसी भी दुनिया के सीमेंस से, एल्स्टॉम से ले आते, लेकिन नहीं, हिंदुस्तान में डिज़ाइन होनी चाहिए, हिंदुस्तान में बननी चाहिए। तो पहली ट्रेन बन के तैयार होगी दिसंबर 2023 में। डिज़ाइन करीब करीब काफ़ी बन चुका है, उसके कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग हो चुकी है। और जितने हमारे हेरिटेज सर्किट्स हैं, जैसे शिमला कालका है, हेरिटेज सर्किट एक ऐसा सर्किट है जहाँ पे नेचुरल एनवायरनमेंट वगैरह की बहुत वैल्यू है।
दार्जिलिंग हेरिटेज सर्किट है, ऐसे हेरिटेज सर्किट्स में सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन को चलाएंगे। हम बात करते हैं सर, जब भी खास करके अगर हम वंदे भारत की बात कर रहे हैं, सेमी हाई स्पीड ट्रेनों पर तो लगातार भारतीय रेलवे काम कर रहा है। जिस तरीके का एक लक्ष्य आप लेके चल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी लक्ष्य लेके चल रहे हैं देश के प्रधानमंत्री की, आने वाले दिनों में हम 400 का लक्ष्य बना के चल रहे हैं वंदे भारत का, उसको किस तरीके से हम पूरा कर रहे हैं? और अभी 8 से 9 वंदे भारत एक्सप्रेस रन हो रही है और बहुत सफलतापूर्ण उनका जो संचालन है किया जा रहा है। प्रोडक्शन को रैंप अप करने के दो तरीके, एक तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा सप्लायर्स उसमें जुड़ें, तो तरीका ऑलरेडी अपना लिया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लायर्स इससे जुड़ गए हैं। दूसरा तरीका होता है कि एक से दूसरी तीसरी फैसिलिटी पे जाएं। तो अब तक आईसीएफ चेन्नई में बनता था, अब आईसीएफ चेन्नई से आगे आके सोनीपत में, लातूर में और रायबरेली में बनेगा। तो इससे करीब आज जैसे करीब समझो तो ऑलमोस्ट एवरी वीक 1 ट्रेन इज़ कमिंग आउट नाउ। तो क्या सर इससे जो अक्सर रोजगार की बात होती है, आज भी जब बजट आ गया तो लोग बात करने लगे कि रोजगार के अवसर कैसे बढ़ेंगे। रेलवे को अगर हम देखें, जिस तरीके से रेलवे लगातार मैं कहूँ 5G और 6G की स्पीड में काम कर रहा है रेलवे, तो क्या रोजगार के अवसर भी इससे बन रहे हैं हर सेक्टर? बिल्कुल बढ़ रहे हैं। रेलवे अपने आप में ही 1,45,000 नौकरियां रेलवे में ही दी जा रही हैं और ऑलरेडी लेवल 6, लेवल 5 और लेवल 4 का कंप्लीट भी हो गया प्रोसेस। और इमेजिन कीजिए राजस्थान में जैसी परिस्थितियां हैं, हर वक्त पेपर लीक हो जाते हैं, लेकिन रेलवे ने 1 करोड़ से ज़्यादा एप्लीकेंट्स थे। पीएम साहब की जो ट्रांसपेरेंसी वाली पॉलिसी है, उस पॉलिसी से काम करते हुए बिना किसी पेपर लीक के, बिना किसी कंप्लेंट के एकदम स्मूथ तरीके से रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है और 1,45,000 लोगों को इसमें रोजगार दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो रेलवे इंडस्ट्री ग्रो हो रही है उसमें भी बहुत रोजगार जनरेट हो रहा है। अब देखिए 10 साल पहले अगर हम देखें, रेलवे ट्रैक्स, नए ट्रैक लगाने की पेस जो थी मात्र 4 किलोमीटर पर डे, कुछ भी नहीं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बता रहे थे। हाँ, और अब 12 किलोमीटर पर डे पे हम पहुंच गए। तो मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर में एक ग्रोथ होना। फ्रेट कॉरिडोर 10 साल पहले जीरो था सर, फ्रेट कॉरिडोर की और अभी 1600 किलोमीटर तैयार हो गया। बिल्कुल, ईस्टर्न और वेस्टर्न की मैं बात करूं, दोनों फ्रेट कॉरिडोर की अगर मैं बात करूं, क्या कोई आगे भी तैयारी है कॉरिडोर को लेकर के बंदरगाहों तक जोड़ने की, ताकि कनेक्टिविटी और बेहतर हो सके? बिल्कुल। पीएम साहब ने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाने का जो विजन दिया है, उस विजन में इंटीग्रेटेड वे में और होलिस्टिक वे में डेवलपमेंट करना चाहिए। तो अब जैसे सारे पोर्ट्स है, अगर हम ईस्ट से वेस्ट तक सारे पोर्ट्स देखें, सभी पोर्ट्स को रेलवे नेटवर्क से कनेक्ट करना। फिर हमारे जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, जनजाति गौरव कॉरिडोर के नाम से उस सब ट्राइबल एरियाज़ में कनेक्टिविटी। हमारे जो पहाड़ी एरियाज़ हैं उसमें हिली एरिया कॉरिडोर के हिसाब से, तो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से चल रही है। एक सवाल और है सर, अगर देखें किसानों की अगर बात करें, इस बजट में किसानों के लिए बहुत कुछ वैसे तो ऐलान किया गया है, खेती के लिए तरीके की बातें की गई हैं। भारतीय रेलवे ने किसान मेल चलाई ताकि उनके सामान सही समय पर मंडियों में पहुंच सकें। क्या आने वाले दिनों में कुछ ऐसी ट्रेनें हम और सीधे चला सकते हैं जिससे किसानों को भी लाभ हो देश के? पोस्ट और रेलवे को साथ लेके एक नया प्रोडक्ट बन रहा है। उस प्रोडक्ट में सभी के लिए, खासकर छोटे किसानों के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ आएंगी। वो प्रोडक्ट एक बार रोल आउट हो जाए फिर इसमें एक आज वित्त मंत्री ने इस बात को भी कहा कि 100 खास करके नई योजनाओं की शुरुआत करने की बात की गई है। खास करके ये इसकी चिन्हित किया गया, पहचान लेप किया गया है भारतीय रेलवे के ही उसमें। तो ये किस तरीके की योजनाएं होंगी सर, जिनको चिन्हित करके और युवाओं को जोड़ा जाएगा, या फिर किस तरीके से इसको करेंगे? जो 100 प्रोजेक्ट्स की बात हुई है, वो प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं प्रोजेक्ट जो कि बॉटलनेक्स बने हुए हैं अभी। उन बॉटलनेक्स को कैसे दूर करें जिससे कि देश की लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट कम हो, तेज़ी से एक से दूसरी जगह लोग मूव कर सके, कार्गो मूव कर सके, उसके लिए एक बात की गई थी। एक और चीज़ है, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट में अब तक करीब 750 स्टेशंस पे लोकल प्रोडक्ट्स को मार्केट तक ले जाने का रेलवे के माध्यम से जो पीएम साहब का विजन था, बहुत अच्छे सक्सेसफुल तरीके से कई स्टेशनों को बल्कि देखा भी, आप देखा है, करते हैं स्टॉलों पर, बहुत इसका फायदा लोगों को मिल भी रहा है। बराबर है। 25,000 से लेकर 2.5 लाख तक की महीने की इनकम उससे हो रही है। सर एक और सवाल है, अगर हम करें बुलेट ट्रेन के बारे में लोग जानना चाहते हैं, और अभी आपने कहा कि पहले जो सरकार थी खास करके महाराष्ट्र में थोड़ा सा कुछ चीज़ों को लेकर अड़चनें थीं,
अगर हम ये समझना चाहें कि बुलेट ट्रेन परियोजना कहाँ तक पहुँच गई है, कब हम उसको रन कर सकते हैं, तो क्या कह सकते हैं सर इसमें क्या? बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है। और अभी तो जापान के प्राइम मिनिस्टर साहब के एडवाइज़र आके देख के गए, ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। 140 किलोमीटर ऑलरेडी बन चुकी है। और जैसे ही महाराष्ट्र में सरकार बदली थी उसके तुरंत बाद में उन्होंने परमिशंस दी, लैंड एक्विजिशन कंप्लीट किया और अब करीब करीब सारे टेंडर्स अवार्ड होने की पोजीशन में आ गए हैं। तो इस साल बहुत फोकस रहेगा कि महाराष्ट्र के सेक्शन को भी कंप्लीट करें। और दूसरा बड़ा फोकस रहेगा कि जो सिस्टम्स के डिज़ाइन है, यानी सिग्नलिंग सिस्टम, ट्रेन कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इन सिस्टम्स की डिज़ाइन और उसकी कॉन्ट्रैक्टिंग इस साल कंप्लीट करें, जिससे कि 2025-26 तक सिस्टम्स बन जाएं और 26 में पहली ट्रेन चल सके। रैपिड रेल की सर बात कर लेते हैं। रैपिड रेल खास करके इसकी अगर हम शुरुआत की बात करें, किन किन जगहों पे और ऐसी योजना है कि हम आने वाले दिनों में शुरू करेंगे? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट से चर्चा करनी पड़ेगी इसकी, पर जो वंदे मेट्रो का कॉन्सेप्ट है वो एक तरीके से जो बड़े शहर के आसपास छोटे जितने भी शहर हैं उसी के कैचमेंट में उन सब शहरों को जोड़ने का वंदे मेट्रो बहुत अच्छा माध्यम बनेगा। एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आज बहुत व्यस्तता है आपकी और मुझे भी पता है लगातार आपको तमाम जगहों पे अभी इंटरव्यूज़ हैं। सर एक आखिरी सवाल ये है कि आने वाले दिनों में क्या भारत में जो लोग ये सोचते हैं कि टिकट बुक करें और सीधे उनको सीट मिल जाए, यानी कि हम जो ये अक्सर वेटिंग लिस्ट का सामना करते हैं, कब तक हम इसको ख़त्म कर देंगे? बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर का डेफिसिट रहा था पीछे 30-40 वर्षों का जो डेफिसिट है वो अभी 8 वर्षों में काफ़ी कंप्लीट हुआ है, काफ़ी दुरुस्त हुआ है। अभी उसमें और भी क्योंकि डिमांड पॉपुलेशन हमारी 1.4 बिलियन है, डिमांड बहुत है और रेलवे बहुत सस्ता और सुगम साधन है, तो डिमांड बहुत ज़्यादा है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जिस तरह से जोर लगा रहे हैं और जिस तरह से नए कोच का प्रोडक्शन हो रहा है, नए वैगन्स का प्रोडक्शन हो रहा है, नए लोकोज का प्रोडक्शन हो रहा है, नई ट्रेन्स का प्रोडक्शन हो रहा है, मुझे लगता है कि आगामी वर्षों में ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। हम लोग विशाखापट्टनम गए थे सर, वहाँ पर बातचीत हुई वंदे भारत की का जो पूरा एक डिमांड है, विदेशों में क्रेज़ है वंदे भारत का और मुझे लगता है कि काफ़ी डिमांड और बढ़ रही है। आने वाले दिनों में भारत बाकी देशों को भी इस कॉन्सेप्ट है 2-3 वर्षों के अंदर अंदर वंदे भारत का एक्सपोर्ट चालू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर थैंक यू बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ रेल मंत्री वित्त मंत्री जी से पूछना, विजय त्रिवेदी बोल रहा हूँ, एक सवाल चाहता हूँ वित्त मंत्री जी, रेल मंत्री जी से सवाल पूछना चाहता हूँ। रेल मंत्री जी को बधाई, एक तो जो रेल बजट रखा गया और जिस तरह से पेश किया गया और एक शक्ल बदली है, लेकिन रेल मंत्री जी अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो मैं इतना सा सवाल समझना चाहता हूँ कि रेलवे को लेकर जितनी तस्वीर आपने बदली है, शक्ल बदली है, उसमें एक मेजर जो बदलाव आया है वो मुझे समझ में आता है कि आपने एक सोशल सेक्टर की मिनिस्ट्री को कॉरपोरेट सेक्टर की मिनिस्ट्री में बदल दिया है। और सर कई बार तो ऐसा लगता है टिकट लेते वक्त कि ये रेल मंत्रालय का टिकट नहीं, सिविल एविएशन की तरफ से मिल रहा है। मैं सर चाहूंगा एक बार अपना सवाल आप दोहरा लें, रेल मंत्री जी खुद सुनेंगे जी, आखिरी सवाल सर। हाँ वैष्णव साहब, एक सवाल केवल आपसे समझना चाहता हूँ कि केवल छोटा सा सवाल कि आपने बहुत तस्वीर बदली है, सूरत बदली है रेल मंत्रालय की, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आपने सोशल सेक्टर की मिनिस्ट्री को कॉरपोरेट सेक्टर की मिनिस्ट्री में बदल दिया है और टिकट अब इतने महंगे हो गए कि कई बार टिकट खरीदते वक्त लगता है कि रेल मंत्रालय के टिकट नहीं है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से कोई टिकट खरीद रहे। ये एकदम गलत आरोप है, इसमें आप डेटा के साथ मेरे साथ बात कीजिएगा, कहीं पर भी इस तरह की कोई बात नहीं है। और आज भी रेलवे बहुत ही सोशल ऑब्लिगेशन को मीट करता है। फर्टिलाइज़र सब्सिडाइज्ड वे में ट्रांसपोर्ट होता है, सॉल्ट सब्सिडाइज्ड वे में ट्रांसपोर्ट होता है, ये फूड ग्रेन सब्सिडाइज्ड वे में ट्रांसपोर्ट होता है, बहुत सारी कमोडिटीज़ है जो सब्सिडाइज्ड होती है। पैसेंजर पे 51,000 करोड़ की सब्सिडी दी जाती है। बहुत सारी चीज़ें, आज भी रेलवे सबसे सस्ता और सबसे सुगम साधन है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ इंडिया को आपने समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद सर आपका। अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जो हमारे ब्यूरो चीफ गौरव मिश्रा, उनके साथ खास बातचीत कर रहे थे। आशिफ, जिस तरह से वैष्णव साहब ने बात की उसका क्या मतलब आप समझते हैं? बिल्कुल सर, देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप में जो सवाल बहुत ही वाजिब सवाल है, क्योंकि देखिए पहले और अब में जो सबसे बड़ा फर्क आया है, अगर हम रेल की तस्वीर बदलने की बात करें, एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि रेल बजट हमने बदल दिया, रेल को मर्जर कर दिया आम बजट के साथ, इसलिए कि लोगों की सुविधाएं और बने। उसके जो सबसे बड़े पॉइंटर थे सर, उसमें साफ तौर पे ये कहा गया था कि रेल बजट में एक प्रावधान होता है कि नई रेल अगर आपको चलानी है तो वो रेल बजट में ही आपको उसकी
संतुति तय करनी होगी और उसके बाद आपको उसका क्लियरिफिकेशन मिलता है। लेकिन रेल बजट को मर्जर जब किया गया तो उसमें सबसे जो बड़ा पॉइंट था वो यही था कि इसलिए कि आपको साल भर में कभी भी कोई नई रेल लाइन शुरू करनी हो, कोई नई ट्रेन शुरू करनी हो, कोई नई रेल परियोजना शुरू करनी हो, तो उसके लिए आपको एक साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन जो सवाल आपने किया और जिस तरीके से रेल मंत्री ने कहा कि वंदे भारत को हम लोगों ने इसलिए बहुत एक्टिव कर लिया है, वंदे भारत को इसलिए बहुत बेहतर कर रहे हैं जैसे आपको ये लगे कि आप मेट्रो में सफर कर रहे हैं। उनके अपने लॉजिक्स हैं, उनके अपने तमाम सुविधाएं, सुख सुविधाओं का जो हवाला देना चाहिए वो उसी तरीके से दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से रेलवे को और बेहतर और सुगम और सुरक्षित करने की जरूरत है, वो सवाल तो अभी भी बरकरार है। लेकिन विजय जी एक चीज मैं यहाँ बोलना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सही और सटीक सवाल था, क्योंकि हम अब ट्रेन में सफर करते हैं और ऐसे में क्योंकि बजट इतना बड़ा है, आप खुद सोचिए रेलवे को 2.4 लाख करोड़ का बजट अलॉट हुआ है और ऐसे में आप जब थर्ड एसी के लिए भी टिकट खरीदते हो उस समय भी आपको तकरीबन 3,200 या 3,000 के आसपास के टिकट के दाम आपको देने होते हैं। तो ऐसे में बड़ा वाजिब सा ये है कि क्या आप उस वर्ग को फैसिलिटेट कर रहे हो, क्या आप उनके लिए जो किराया है सर, क्या उसमें आपने कमी की है? क्योंकि इतना बड़ा बजट है तो कम से कम जो ट्रेनों में सफ़र कर रहे हैं, जो हर रोज़ ट्रेनों में अपने घर जा रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ के लिए वो घर जा रहे हैं, तो उनके फेयर में कम से कम कटौती या फिर कमी की जानी चाहिए। यहाँ पे मैं इलैबोरेट करना चाहूंगा एक चीज को। जब अश्विनी वैष्णव के पास ये मिनिस्ट्री आई, आपको पता है शफलिंग कैसे करी गई? सबसे बड़ा रीजन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन था, वो रेलवे को एक लाइफलाइन के तौर पर यूज करना चाह रहे थे और चाहते थे कि इसमें कॉर्पोरेट कल्चर आए। जो विदेशों में, यूरोपियन कंट्रीज में जिस तरीके से ट्रेन एकोमोडेट करती है, जिस तरीके से चलती है, वही कल्चर जो इंडिया के अंदर भी आना चाहिए। ये गरीब रथ नहीं होना चाहिए, ये एक ऐसी ट्रेन फैसिलिटी होनी चाहिए जिसमें हर आदमी जा सके, उसे मॉडर्न फैसिलिटी मिले। दो चीजें, अगर 8 साल के 9 साल के कार्यकाल की मोदी सरकार की हम बात करें, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रही। एक बुलेट ट्रेन, जिसके बारे में भी अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 140 किलोमीटर बन चुकी है सर। 500 किलोमीटर का सफर है वो। जी बिल्कुल, वो कह रहे महाराष्ट्र की साइड से बनेगी। एंड दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसको बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने बढ़ाया है। तो ये जो दोनों कॉन्सेप्ट रहे रेलवे को लेकर, जो कि अश्विनी वैष्णव भी बता रहे थे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक विजन रहा कि बुलेट ट्रेन को उन्होंने लाना था। जापान के साथ वहां पे कोलैबोरेशन किया गया और उसको आगे बढ़ाया गया। अब बहुत सारी चीजें ऐसी, फ्रेट कॉरिडोर हमेशा से रहता है चर्चा में कि क्या करना चाहिए उसको लेकर। कृषि के लिए बोल रहे हैं कि अलग से कृषि के जो उत्पाद होंगे उनके लिए अलग से रवीश, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जैसे विजय सर ने जो सवाल किया, प्रीति जी जो बता रही थी, लेकिन सर आपको याद होगा आज से 10 साल पहले, 11 साल पहले जब रेल बजट आता था, उस वक्त का क्रेज आपको मालूम हो जी कि कैसे पेपर लेके लोग बैठते थे, एक एक ट्रेन आ रही है, कौन सी ट्रेन आ रही है, उसका फेयर क्या है, कितने जगह पे जाएगी, कितने जगह पे रुकेगी। आसिफ साहब, मेरा सवाल ये था, रेल मंत्रालय से, रेल मंत्री जी से सवाल मेरा करने का ये था कि क्यों भारत सरकार एक कॉर्पोरेट बिहेवियर में आ रही है कि प्रॉफिट में चले। आपको ध्यान हो 50 साल 60 साल रेल मंत्रालय हमेशा घाटे में चलता रहा। बिल्कुल है। और वो एक सोशल सेक्टर की तरह से, क्योंकि गरीब आदमी, कमजोर आदमी उसमें सफर कर रहा है, वो कम्यूट कर रहा है। तो वंदे भारत बुलेट ट्रेन जो है वो आसिफ साहब जैसे और रवीश बिष्ट और प्रीति जैसे लोगों के लिए, गरीब आदमी के लिए अभी क्या व्यवस्थाएं की जा रही है? मैं अभी भी लोकल में थर्ड एसी में चढ़ती हूँ। मैं अपने दर्शकों को बता दूं सर, प्लीज, हम लोग अभी भी थर्ड एसी में, इसीलिए मुझे आज सुबह डिबेट में मैंने तकरीबन सर जो आंकड़े मैंने आपको सब जानते हैं कि जब फ्लाइट का टिकट नहीं मिल पाता तो आप ट्रेन कभी सफर करती है। रवीश, एक और सवाल मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि किसानों को लेकर बड़ी चर्चा होती है, लेकिन मैं आज सुबह से सुन रहा था, आसिफ साहब भी राकेश टिकैत से, कुछ और नेताओं से बात कर रहे थे, तो बहुत नाराज से वो लग रहे थे। आपको कैसा लग रहा है ये बजट? एग्रीकल्चर की जहां तक सर बात की जाए और एग्रीकल्चर सेक्टर की जहां तक बात की जाए, एक बहुत बड़ा आंदोलन इस देश ने देखा और कई सालों के बाद इतना बड़ा आंदोलन आया कि हमने देखा सड़कें जाम कर दी गई थी, किसान जो थे वो सड़कों पर आ गए थे, मांगे उनकी बहुत सारी थी, सरकार कृषि कानून लाई थी, उनको वापस किया गया और एमएसपी की जो मांग थी वो अभी भी बनी हुई है। 3 चीजों में मैं यहां पर सर इस बजट को डिफाइन करना चाहूंगा। अगर हम उसको देखें एमएससी, और इसमें मैंने एम को इसलिए आगे रखा है क्योंकि मिलेट, अभी हम देखें यूनाइटेड नेशंस में भी मिलेट की बात हुई है, मोटा जो अनाज है, और सरकार की भी यही, प्रधानमंत्री जी की कंट्रीब्यूशन से, प्रधानमंत्री बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने भारत सरकार के आग्रह पर मिलेट ईयर बनाया गया और वही आप देखें कि मिलेट हब बनाने की भी बात यहां पर हो रही है। अगर भारत की बात की जाए तो वी आर द सेकंड मोस्ट एक्सपोर्टर, तो यहां पर उसको हब बनाना है, उसको एक मिशन के तौर पर यूज करना है। सेकंड चीज स्टार्टअप्स को लेकर कही गई है, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि दूसरे सेक्टर में स्टार्टअप शुरू हो गए, एग्रीकल्चर सेक्टर के स्टार्टअप की बात भी यहां पर की जा रही है कि कुछ जो युवा हैं अपने घर में जाके, अपने खेतों में जाके करना चाहते हैं। आपके सवाल को रवि बहुत बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन आपके सवाल को लग रहा है कृषि मंत्री ने भी सुन लिया है। न्यूज इंडिया वो देख रहे होंगे और उनको लग रहा है कि इन तमाम सवालों के जवाब देने बहुत जल्द
बहुत जल्द हमारे साथ वो जुड़ने वाले हैं और वो तमाम आपके भी सवालों के और रवीश जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं उनके भी सवालों के जवाब देंगे। वो कृषि मंत्री बहुत जल्द जी। एक छोटा सा पॉइंट मेरा आसिफ जी रह गया, इसमें एमएससी में एक सी रह गया, दैट इज अबाउट द किसान क्रेडिट कार्ड, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज है, बिकॉज हमारी फैमिली ने भी वो किसान क्रेडिट कार्ड ले रखा है, तो इस बार उसकी सीमा काफी बढ़ा दी गई है, 2 लाख करोड़ से ऊपर चली गई है वो, तो उसमें भी आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। और उसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि 6 मंथ का आपको टाइम मिलता है, अनलाइक द यूजुअल क्रेडिट कार्ड जो कि हम कॉर्पोरेट में यूज करते हैं फॉर द 45 डेज, 6 मंथ का आपको टाइम देता है। उसकी जो राशि है विजय जी वो बढ़ा दी गई है। तो ये 3 मैं कहूंगा कि मेन पहलू इस बजट में हमें निकल के आते हैं। अदरवाइज अगर आप कृषि सेक्टर का होल देखें और कृषि की मार्केटिंग को अगर हम समझें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आती है जैसे गन्ना किसानों को, क्योंकि शुगर मिल से पैसा ही नहीं मिल पाता, उसको लेकर आपने क्या अकोमोडेट किया और क्या सरकार बार बार कर्ज माफी की तरफ ही जाती रहेगी? इसको लेकर कोई बड़ा पैकेज मुझे नजर नहीं किसानों आया। की 2 बड़ी मांगे थी जी, प्रीति, आप एमएसपी को लेकर तो जिक्र नहीं आया। एक एमएसपी को लेकर कि एमएसपी पक्की की जाएगी, सर, इसको कानून में मौका विजय दिया सर, मैं 1 सेकंड आपको सिर्फ रोक रहा हूं, रवीश आपको भी रोक रहा हूं और प्रीति आपको भी। एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं बजट की, हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री की बात ना हो तो ऐसा बिल्कुल अधूरा सा लगेगा। इसलिए प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया और वो हम आपको सुनाना चाहते हैं अपने तमाम दर्शकों को। देखिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। अमृत काल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, सभी के सपनों को पूरा करेगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं। साथियों, परंपरागत रूप से अपने हाथ से औजारों और टूल्स से कड़ी मेहनत कर कुछ न कुछ सृजन करने वाले करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता हैं। लोहार, सुनार, कुम्हार, सुथार, मूर्तिकार, कारीगर, मिस्त्री, अनगिनत लोगों की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। इन सभी विश्वकर्माओं की मेहनत और सृजन को देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर के आया है। ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और मार्केट सपोर्ट की व्यवस्था की गई है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी पीएम विकास करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना कि यह प्रोत्साहन वाला बजट है और करोड़ों लोगों की जिंदगी में बदलाव लाएगा ये बजट। बदलाव की बात तो रवीश आप कर रहे हैं, लेकिन बदलाव कैसे, कहां और किस फॉर्म में आएगा ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको बता दूं कि किसान की बात तो हम कर रहे थे, लेकिन अब अर्बन एरियाज़ की बात हम करेंगे। हम छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसके बाद हम अर्बन डेवलपमेंट की बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि बजट की बात हो रही है, तो ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि नए रिफॉर्म के तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल को लॉन्च किया गया है। और हम अपने एडिटर इन चीफ से जानेंगे कि ये जो रिफॉर्म हुआ है इस बार के बजट में, इसका मतलब क्या है और आने वाले टाइम में जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट कैसे करेगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मत जाइएगा। हमारा ये एनालिसिस पैनल यही मौजूद है। देखते रहिए 24/7 आवर्स न्यूज़ इंडिया 24/7।